तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल असेट का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। हमने देखा कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट एंड गेन होगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट पे, तो कैपिटल असेट क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए लॉ मेकर ने तो ऐसी डेफिनेशन बना दी कि आपके जूते भी कैपिटल असेट में आ गए। देखो जरा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे किसी भी तरीके की है। देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपका ओनरशिप राइट है, वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। इस समय आप पेन से लिख रहे हैं, वो आपका खुद का है। उम्मीद करता हूँ आपने किसी से वो दोस्त से उधार नहीं लिया है। तो अगर वो आपका खुद का है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। जिस कॉपी पे आप नोट्स बना रहे हैं वो आपकी खुद की है, उस पर आपका ओनरशिप है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड बिल्डिंग नहीं होता, प्रॉपर्टी का इन जनरल मतलब होता है कोई भी चीज जिसपे मेरा ओनरशिप राइट है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी जो असेसी के पास है, चाहे वो उसके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो जूते पहन रखे हैं, जो सामने लैपटॉप मोबाइल है, सब कुछ कैपिटल असेट है। ये तो लॉ मेकर ने कह दिया। तो भैया सब चिल्ला पड़े, अरे भैया क्या कर रहे हो, कल दिन अपना फोन बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन दे। कल दिन हम रद्दी बेचते हैं, अपना सारे नोट्स हमने तैयार किए, हमारा सीए इंटर निकल गया, सीए बन गए, उसके बाद हम अपने नोट्स बेच देते हैं, हमारे लिए यूजलेस हो गए, तो हम उस पर कैपिटल गेन दे। हम तो यही बातें कर रहे हो। तो लॉ मेकर ने इसकी 4 एक्सेप्शंस बनाई, जो हम एक एक करके आगे भी पढ़ेंगे। कि ऐसे तो इस डेफिनेशन से सब कुछ कवर अप हो जाता है लेकिन देर आर सर्टेन 4 एक्सेप्शंस, 1 2 3 एंड 4th, जो कि अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इन 4 चीज़ों को हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे तो सब कुछ कवर अप हो जाता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट अमेंडमेंट भी, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज। एफआईआईज क्या होते हैं सर? देखिए ऐसे इन्वेस्टर जो रहते तो हिंदुस्तान से बाहर हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट हिंदुस्तान की शेयर मार्केट के अंदर करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो रहते हिंदुस्तान से बाहर हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उनके पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल असेट। अब हम बात करते हैं वो 4 एक्सेप्शंस की जो कैपिटल असेट के अंदर कवर अप नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली स्टॉक इन ट्रेड। बिजनेस में जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे फिनिश्ड गुड का, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का, वो आपका कैपिटल असेट नहीं है। अरे भाई लॉजिकल है यार, वो पीजीबीपी इनकम में उस पर टैक्स दे तो दिया, स्टॉक बेच के तो इनकम आई थी, तो यहाँ पे क्यों उसे कैपिटल असेट मानेंगे? हाँ या ना? सेकेंड, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जो चल फिर सकती है, पर्सनल, हमारी पर्सनल यूज के लिए। तो जितनी भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे आपके कपड़े, आपके जूते, पेन, पेपर, लैपटॉप, इसको उन्होंने कैपिटल एसेट की कैटेगरी से बाहर रख दिया, क्योंकि अगर इसको भी ले आते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, आप समझ सकते हैं। तो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कोई भी होगी तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, टीवी, मोबाइल, एसी, कार, सिल्वर यूटेंसिल्स। अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं उनके घर में चांदी के बर्तन होते हैं, उसमें खाना खाया जाता है, तो चांदी के जो बर्तन हैं वो भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी में आते हैं और उस पर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। लेकिन लॉ मेकर ने कहा कि यहाँ पर एक मैं छोटी सी एक्सेप्शन लगाना चाहूँगा, और एक्सेप्शन क्या लगाना चाहूँगा ध्यान से देखो। उसने कहा लॉ मेकर ने कि भैया ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी का दर्जा नहीं देता। मतलब अगर ये 6 चीज़ें आपने खरीदी बेची, मतलब ये 6 चीज़ें आपने ट्रांसफ़र करी, तो उस पर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्योंकि इन 6 चीज़ों को मैं एक्सेप्शन मानता हूं, मैं एक्सक्लूड करता हूं, मैं इनको मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मानता। मींस कैपिटल गेन एप्लीकेबल ऑन देयर ट्रांसफर। और वो कौन सी हैं? पहली चीज है ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब इसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को समझाने के लिए 4 चित्र आपके सामने रख दिए हैं, आप समझिए इससे। स्कल्पचर्स इस तरीके के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, शेर, और ये पेंटिंग्स इस तरीके की चीज़ें अगर घर में हैं, आप काफ़ी लोगों को शौक होता है इसका बेचने का, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, तो फिर उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा।
ज्वेलरी में क्या आएगा? तो देखिए ज्वेलरी की जो मेन डेफिनेशन है वो तो है कोई भी किसी भी प्रकार का गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या किसी भी प्रीशियस मेटल से बना हुआ कोई भी अलॉय कंटेनिंग सच मेटल, या कोई भी प्रीशियस स्टोन्स जो लोग घर में लगा के रखते हैं अपनी शान शौकत के लिए, फर्नीचर में, बर्तनों में स्टोन्स होते हैं, हैवी हैवी करोड़ों रुपए के तक के स्टोन्स होते हैं, तो वो जो हैं सब ज्वेलरी में आएंगे। अब ये क्या डेफिनेशन याद करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान नोट कर लेना, याद मत करना, इतनी सी बात याद रखना कि ज्वेलरी में ये 3 चीज़ें आएंगी जहाँ वो फंसाएगा आपको। सिल्वर बार्स, देखो सिल्वर यूटेंसिल्स नहीं आएंगे अगर चांदी के बर्तन, लेकिन सिल्वर की जो ईंटें होती हैं, काफ़ी घर में चांदी की ईंटें मिल जाएंगी आपको, वो रखते हैं ऐसे कि चांदी की ईंट 1 किलो की खरीद के रख ली, 40-50 हज़ार की तो आती है, तो वो ज्वेलरी में है। सोने के बर्तन ज्वेलरी में आते हैं, चांदी के सिक्के अगर हैं तो वो ज्वेलरी में आते हैं। तो ये 3 बातें ध्यान रखना, क्योंकि इन 3 बातों में फंसा देता है बच्चों को, लगता है कि ये ज्वेलरी में नहीं आता, लेकिन ये तीनों चीज़ें ज्वेलरी में आती है। सिल्वर यूटेंसिल्स जो हैं वो ज्वेलरी में नहीं आते। तो इन 6 चीज़ों का अगर ट्रांसफर हुआ है तो उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई कैपिटल गेन नहीं देना। समझ में आती है मेरी बात? पक्का? शो। 2 एक्सेप्शंस पढ़ ली, आगे बढ़े। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, भैया गांव के अंदर खेती की जमीन है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसको बेचो, जो भी फायदा होगा उस पर कोई आपको कैपिटल गेन्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो रूरल एरिया क्या होता है? रूरल एरिया मीन्स दैट एरिया विच इज़ नॉट अ अर्बन एरिया। वो एरिया जो कि अर्बन एरिया नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि रूरल एरिया है। अब अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो लॉ मेकर ने इसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमें दे दी, जिसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश हमने आपके सामने करी और कर भी पाए काफ़ी हद तक। देखिए सीधी सी बात इतनी याद रखनी है, अर्बन एरिया वो एरिया है जिसकी कोई म्यूनसिपैलिटी है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एमसीडी आपने सुना होगा, मुंबई में रहते हैं तो बीएमसी आपने सुना होगा, नगर निगम जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो अगर जो भी नगर निगम का क्षेत्र है, और नगर निगम नहीं है तो कैंटोनमेंट बोर्ड, काफ़ी ऐसे एरियाज होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम ऑपरेट नहीं करता, उसके लिए मिलिट्री ऑपरेट करती है। जैसे JNK, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ऐसे एरिया है जहाँ म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री को दी जाती है उस एरिया की टेक केयर करने के लिए। तो उस केस में उसे म्यूनसिपैलिटी ना बोल के कैंटोनमेंट बोर्ड बोला जाता है। तो नगर निगम का या कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है उसको अर्बन एरिया बोला जाएगा। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उसको रूरल एरिया बोला जाएगा। सीधी सी बात इतनी। म्यूनसिपैलिटी का या कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, क्या उसके आसपास के इलाके भी अर्बन एरिया में आएंगे? सपोज म्यूनसिपैलिटी का इतना एरिया है सर, ये पूरा म्यूनसिपैलिटी का, तो ये इसके आसपास का जो एरिया है क्या ये भी अर्बन एरिया में आ सकता है? लॉ मेकर ने इसको भी नहीं बख्शा। देखो क्या करूं मैं, नहीं बख्शा उन्होंने इस चीज को, समझाना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए, नियर बाय एरियाज। अब नियर बाय एरियाज 2 किलोमीटर तक के, 6 किलोमीटर तक के, 8 किलोमीटर तक के हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उस म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन अगर 1 लाख तक की है, सपोज ये म्यूनसिपैलिटी का एरिया, यहाँ पॉपुलेशन 10,000 से तो ज़्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख है, अप टू 1 लाख है, तो इस म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी एरिया पड़ेगा वो भी अर्बन एरिया कहलाएगा। अगर इस म्यूनसिपैलिटी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है तो फिर यही रेडियस 2 की जगह कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। और अगर इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर यही रेडियस बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। मतलब वो एरिया तो कवर होगा ही, प्लस इसके इतने नियर बाय एरिया को भी हम अर्बन एरिया कह देंगे। तो रूरल एरिया क्या है? वो एरिया जो अर्बन एरिया नहीं है। अर्बन एरिया क्या है? म्यूनसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है। क्या नियर बाय एरियाज भी आएंगे? 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन 1 लाख तक है, 6 किलोमीटर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, 8 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो वो अर्बन एरिया कहलाएंगे। इस एरिया में अगर आपके पास
लैंड है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी, फिर उस पर तो कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन इस एरिया में आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो फिर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी और वो कैपिटल असेट ही नहीं कहलाता, और कैपिटल असेट नहीं है तो फिर कैपिटल गेन तो मतलब ही नहीं। फिर इसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर आप अपना गोल्ड जमा करवाते हैं या गोल्ड के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और फिर गवर्नमेंट रिडम्पशन वैल्यू उसकी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको देती है। तो जो भी उसमें आपको मुनाफा होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। बहुत इरेलीवेंट है, नहीं चलती अब, इसलिए क्वेश्चन भी इस पे एग्जाम में नहीं आता। सिर्फ आप भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए और मैंने भी आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। हाँ, मेन पॉइंट, अगर इस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, सपोज आपने बॉन्ड्स खरीदे गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। So this is altogether the complete definition of capital asset, property of any kind, any security held by FII। चार चीज़ें नहीं आएंगी, स्टॉक एंड ट्रेड, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी में 6 चीज़ें नहीं आएंगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अब उसमें अर्बन एरिया पता होना चाहिए किसको कहेंगे, म्यूनसिपैलिटी का एरिया, कैंटनमेंट बोर्ड का एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, हाँ उससे कम है तो फिर वो रूरल एरिया कहलाएगा। और उसके नियर बाय एरियाज़ 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, पॉपुलेशन अगर 1 लाख तक है तो फिर 2 किलोमीटर देखना, 1 लाख से ज़्यादा है 10 लाख तक है 6 किलोमीटर देखना, पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर 8 किलोमीटर देखना, विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अर्बन एरिया। एकदम ऐसे ही बनाना, बड़ी मेहनत लगी है बनाने में, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो ये था आपका पूरा का पूरा कि व्हाट एग्जैक्टली द कैपिटल असेट इज। प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए और हो सके तो 2 बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।